दोस्तों, वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं कोमल शर्मा और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं PYQs प्रैक्टिस फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023। तो आज की वीडियो में हम करेंगे पार्ट ए के क्वेश्चन को प्रैक्टिस और दिसंबर 2023 के लिए फ्रॉम माई साइड ये लास्ट 30 क्वेश्चन है जो मैं आपको आज प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको भी सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन जो कि है जून 2016 का। अब कई स्टूडेंट का ये सवाल रहता है कि PYQs करने क्यों ज़रूरी है, क्योंकि PYQs तो रिपीट होते ही नहीं है। तो देखिए, इसके लिए मेरी तरफ से जवाब है कि PYQs आई नो रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन हमें एक्सपीरियंस दे के जाते हैं। होता क्या है कि CSIR नेट के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो रिपीट होता है। जैसे देखो, यहाँ इस क्वेश्चन में आपसे मीन के बारे में पूछा है, तो मीन का कॉन्सेप्ट रिपीट होगा जरूर, मतलब क्वेश्चन जो है मीन से आएंगे। लेकिन PYQs आपको ये बताते हैं कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है मीन से तो आपको किस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरा तरीका दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप जैसे सोल्व करेंगे तो हो सकता है अगली बार अगर नेट में इसी टॉपिक से, कॉन्सेप्ट से ऐसा ही क्वेश्चन आता है, इसमें थोड़ा सा नंबर चेंज कर देंगे, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे ये आपको PYQs बताते हैं। तो इसलिए PYQs करना ज़रूरी होता है ताकि आपको पता लग जाए कि पेपर का पैटर्न कैसा है और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिया है द सेट ऑफ नंबर्स हैज एन अरिथमेटिक मीन ऑफ 6 एंड मोड ऑफ 7, देन व्हाट इज m मल्टीप्लाई n। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि मीन क्या होता है और मोड क्या होता है। तो देखिएगा, मीन क्या है कि आपके पास कोई भी एक नंबर ऑफ सेट, जैसे कि देखिए 1 2 3 4, ये आपके पास कई नंबर हैं और उनसे आपसे पूछा जाए कि इसका मीन क्या है, तो निकालने का तरीका क्या है कि मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द नंबर्स। जितने भी नंबर्स आपके पास है इनका सम लेंगे और ये कितने हैं वो यहाँ रखेंगे। इस तरीके से आप मीन निकाल पाते हैं। और मीन क्या होता है कि इन सभी का एवरेज कितना है। अगर मोड की बात करें तो मोड होता है एक ऐसा नंबर जो कि सबसे ज़्यादा बार यहाँ रिपीट हुआ है। जैसे देखो, इस अगर पूरे सेट की बात करें तो इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है एक से ज़्यादा, मतलब कि बस 1 टाइम आया है, तो यहाँ मोड कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 7 को हटा करके लिख देती हूँ 4, तो अब 4 एक ऐसा नंबर है जो कि 2 बार आया हुआ है, तो यहाँ पर मोड क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोड आएगा 4। या फिर अगर मैं ऐसा करती हूँ कि इस 4 को हटा, मतलब 4 को रखा ऐसे 3 2 और 3 कर देती हूँ, तो यहाँ पर जो 3 है वो 3 टाइम आया है, तो अब यहाँ मोड क्या हो जाएगा, अब यहाँ मोड 3 हो जाएगा। तो मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है किसी भी सेट ऑफ नंबर में, तो उसको मोड बोलते हैं। यहीं पर एक टर्म आती है मीडियन। मीडियन क्या होता है, इनका जो सबसे मिडिल वाला वैल्यू है। जैसे अगर बात किया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है, तो 5 में इधर रख लेती हूँ और 5 में रख लेती हूँ इधर। यहाँ पर ये जो 2 हैं इनमें कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब बीच में कुछ नहीं बचा है, तो इन दोनों का मीन लेकर के हम उसको मीडियन मान सकते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि अगर मैं ऐसे रखूँ यहाँ और यहाँ आपसे पूछ ले जाए कि बताइए इसका मीडियन क्या है, तो आप 2 नंबर यहाँ रखेंगे, 2 इधर, और जो बीच का होगा दिस विल बी द मीडियन। ठीक है, मीडियन होता है मिडिल वैल्यू जो है। तो हमारे क्वेश्चन में ये आपको दिया हुआ है और पूछा है कि यहाँ पर m और n की वैल्यू क्या है। तो जो हमें दिया है उसको एक बार लिख लेते हैं, 5 6 7 m 6 7 8 और n। यहाँ लिखा है कि 7 क्या है, मोड है, और m और n का हमें नहीं पता ये क्या है। तो देखो, अगर मैं कहती हूँ कि 7 यहाँ मोड है, तो मतलब m और n में से कोई एक 7 है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए 6 भी 2 बार आया हुआ है और 7 भी 2 बार आया हुआ है, तो अगर 2 ही बार से हमें बताना था तो इस तरीके से तो 6 भी मोड हो सकता है, लेकिन मोड क्या बताया है, 7, यानी कि हम मान सकते हैं कि जो n है ये भी 7 है। ठीक है, तो हमें 2 वैल्यू पता करनी थी, m और n, जिसमें n हमने देख लिया है कि 7 है। अब हमें m निकालना है, तो m हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे मीन की, तो मीन देखिए इसका सम होगा, यानी 5
प्लस 6 प्लस 7 प्लस m प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 7, ठीक है। और नीचे क्या रखेंगे, कितने नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है यहाँ पर। और मीन कितना दिया है, मीन हमें क्वेश्चन में मेंशन है, ये 6 दिया हुआ है। तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होकर के 48 हो जाएगा। इन सभी का आप सम करेंगे तो ये आ जाएगा 46 और प्लस m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 48 इधर जाएगा तो ये माइनस होकर के 46 हो जाएगा। m इज इक्वल टू 2। तो n की वैल्यू क्या थी 7, m क्या है 2, हमें फाइंड आउट करना है m मल्टीप्लाई n। तो m है यहाँ, m अभी हमने फाइंड आउट किया है, दैट विल बी 2, n है 7, तो 14 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है द 4th ऑप्शन। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन है जून 2023 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है और आया है प्रोबेबिलिटी से। 2 fair cubical dice are thrown. What is the probability that at least one of them shows 4? मतलब हमारे पास 2 डाई हैं और दोनों को अगर थ्रो किया जाता है तो ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से किसी एक पर 4 आए। एट लीस्ट का मतलब होता है लोअर लिमिट दे दिया है आपको, एट लीस्ट 4 मतलब एट लीस्ट 1 मतलब आपको लोअर लिमिट दे दी गई है कि दोनों डाई में से किसी एक में तो आना ही चाहिए। अपर लिमिट कुछ भी हो सकती है, लोअर लिमिट क्या है कि एक में तो आना ही चाहिए। यानी कि आपको कौन कौन सा केस कंसिडर करना है, मानो ये फर्स्ट डाई है और ये है सेकंड, तो यहाँ फर्स्ट में 4 आया है, सेकंड में नहीं आया, तो ये केस भी आपको कंसिडर करना है। नहीं आया का मतलब है या 1 2 3 5 6 7 आ गया, 7 तो नहीं होता, 6 तक आ गया है लेकिन 4 नहीं है। सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है कि इसमें 1 2 3 और 5 6 आ गया है और इसमें 4 आया है, तो ये केस भी आप कंसिडर करोगे। और अगर दोनों में 4 आया है तो ये केस भी आपको कंसिडर करना है। लेकिन अगर एक में भी 4 नहीं आया है, जैसे कि इसमें भी 4 नहीं है और इसमें भी 4 नहीं आया है, तो ये केस आपको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, तो बताना है कि ऐसे कितनी प्रोबेबिलिटी है जिसमें आपको ये तीनों केस देखने को मिलेंगे। तो उसको सोल्व करने का तरीका है कि देखो ये मेरी फर्स्ट डाई है और ये है सेकंड। तो पहले देख लेते हैं फर्स्ट का केस कि फर्स्ट में 4 है, सेकंड में 4 नहीं है, तो कितने चांस है कि फर्स्ट में 4 आ गया है, सेकंड में 1 आ सकता है। इस तरीके से ये केस हो सकते हैं, ये केस हो सकते हैं कि फर्स्ट में तो हर बार 4 आया है लेकिन सेकंड में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। अगर बात करें कि सेकंड में 4 आया है तो यहाँ पर इसमें 1 2 3 4 5 और 6 है, इसमें 4 आएगा, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। लेकिन यहाँ देखिए कि ये दोनों एक ही बार मतलब 2 बार रिपीट हुआ है सेम, तो इसमें से हम किसी एक को मान लेंगे, इसको मान लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, तो जहाँ फर्स्ट में 4 है, सेकंड में 4 नहीं है, ऐसे कितने चांस है 1 2 3 4 5 है। मतलब यहाँ पर कितने केस है, इसमें 5 केस है, इसमें 6 केस है और इसमें 1 केस है, यानी 6 और कितना हो गया है 12 हो गया है। हाँ ठीक है, इसको 5 ही मान के चलेंगे क्योंकि इसका 4 4 हमने यहाँ रख दिया है। तो 5 5 10 और 11 यानी 11 ऐसे केस हैं जिसमें एटलीस्ट 1 डाई पर 4 आएगा। ठीक है, और टोटल कितना हो जाएगा, अगर 2 डाई है तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाती है 36 में से 11 ऐसी हैं जहां एटलीस्ट 1 डाई पर 4 आएगा। सो द आंसर विल बी 2। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन है जून 2016 का। देखो बेहद ही आसान है। आपको कहा है कि ए है तो बी आया है, सी ये है तो डी क्या होगा, जस्ट इसका आपको अपोजिट करना है। जैसे ये देखना होता है कि जो हमें दिया हुआ है उसमें क्या पैटर्न है, फिर जो हमें नहीं दिया है उसमें हमें सेम पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। तो जो हमें गिवन है ए और बी, उसमें हम क्या देख रहे हैं कि अगर ये ऐसे है
ये अगर ऐसे है तो उसको ऐसे कर दिया गया है, ठीक है। मानो ये है ऐसे और मैंने इसको ऐसे कर दिया है, तो यहाँ पर अगर ये ऐसे है तो मुझे इसको ऐसे करना है। तो जैसे ही मैं इसको पीछे ऐसे करूँगी तो यहाँ पर आ जाएगा ये ऐसे, इस तरीके से, और यहाँ आ जाएगा, एक मिनट, जैसे आप देखिए यहाँ ये ऐसे किया है तो इस तरीके से हम नॉट एबल टू ड्रॉ, इस तरीके से, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन इस तरीके से शो कर रहा है। हाँ एक मिनट, इसमें ये इधर आएगा, जैसे मैं ऐसे करूँगी तो ये इधर और ये इधर चला जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम मैच कर सकते हैं कि हमारा जो सही आंसर है वो किस में आया है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन देखो ऊपर अगर रेक्टेंगल है, इधर स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ सर्कल दिया है तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर है द सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है और आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे आएगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपको दिया जाता है रफ शीट, उसमें अगर आसान सा है डायग्राम तो ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर इस तरीके से दिया है तो आप ऐसे ड्रॉ कर देना इसको, और फिर पेपर को पीछे करके देखोगे तो इसका जो अपोजिट वाला पार्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। आप इसमें भी ऐसा कर सकते हैं। ट्राई करने के लिए आप सेम जो स्ट्रक्चर है उसको एक पेज पर ड्रॉ करो और फिर इस पेज को उल्टा करके देखोगे तो जो यहाँ आंसर आने वाला है वो उसके पीछे होगा। तो आप ऐसे भी ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर पेपर में ऐसे आता है तो, ठीक है। ओके, आगे क्वेश्चन है जून 2016 का ही। फिल इन द ब्लैंक। अगर आपको दिया है F2 है तो उसको कैसे आप सोल्व करेंगे। देखिए बहुत ही आसान है ये भी। यहाँ दिया है आपको 2, फिर दिया है 8, 16, 32, यानी कि यहाँ हम देखेंगे कि 8 की अगर मैं 2 में मल्टीप्लाई करती हूँ तो 16 मिलेगा, 16 की 2 में मल्टीप्लाई करती हूँ तो 32 मिलेगा। ऐसे ही मैं क्या करूँगी, 2 की मल्टीप्लाई में 2 में करूँगी तो यहाँ मुझे 4 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो ये B है, C है, D है, तो यहाँ क्या आएगा E, और फिर यहाँ है F, ठीक है। B, C, D, E और F, 2, 4, 8, 16, 32, सो दैट विल बी द आंसर, जो कि हमें सेकेंड ऑप्शन में दिया है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है जून 2023 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। और देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है। अब आपको बताना है कि ये जो एंगल है थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा, ये हमें बताना है। और क्वेश्चन में दिया है कि A और B क्या है, पैरेलल है, यानी ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि एक ट्राइंगल जो होता है उसके इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो 180 रहता है, ठीक है। इसका तरीका भी मैंने आपको बताया था। अगर किसी भी शेप का इंटरनल एंगल्स का सम निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई 180, ठीक है। तो n का मतलब क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड, जैसे ट्राइंगल में 3 होता है तो n की वैल्यू 3, स्क्वायर में 4 होता है तो n की वैल्यू 4, रेक्टेंगल में 4 होता है तो n की वैल्यू 4। इस तरीके से आप किसी भी शेप का जो इंटरनल एंगल है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल का जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। और यहाँ देखिए जो भी ऐसे लाइन होती है, ये वाला एंगल कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर अगर मैं इस लाइन की बात करती हूँ, दैट वन, तो यहाँ ये पूरा एंगल कितना होगा, 180। 180 में से अगर ये 140 है तो ये पूरा कितना है, 180। 180 में से ये वाला जो है ये 140 है, तो 180 में से आप जब 140 माइनस करेंगे सो दैट विल बी 40। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है दिस वन, ये आ जाएगा 40, ठीक है। तो ये एंगल हो गया है 40। तो हमें बस इस एंगल को और फाइंड आउट करना है, फिर हम दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर देंगे तो ये थीटा एंगल हमें पता लग जाएगा। अब इसको निकालने का क्या तरीका है, देखिए तरीका ये है कि यहाँ आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर 2 लाइन होती हैं जो पैरेलल हैं तो उन्हें अगर कोई एक
लाइन, कॉमन लाइन, एक ही लाइन दोनों को अगर कट करती है तो यहाँ पर जो एंगल बनते हैं, अल्टरनेट एंगल जो है वो बराबर होते हैं। अल्टरनेट का मतलब जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अल्टरनेट एंगल जैसे कि यहाँ 1 3 5 और 7 की जो वैल्यू है, एंगल जो है बराबर होगा। 2 4 6 और 8 ये बराबर होंगे। यानी अगर मुझे यहाँ दे दिया जाए कि देखो 4 का जो ये जो फोर्थ एंगल है इसका वैल्यू 50 है, तो बताओ यहाँ पर 2 की वैल्यू क्या होगी या फिर यहाँ पर 8 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर जो 8 वाला एंगल है ये भी क्या होगा, 50 होगा। 6 वाला भी क्या होगा, 50 होगा। 2 वाला भी क्या होगा, 50 होगा। यानी जो अल्टरनेट एंगल है वो बराबर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये हमें गिवन है कि बताया है क्वेश्चन में ए और बी क्या है, पैरेलल है, यानी दिस लाइन और ये पैरेलल है, तो इन पर किसी कॉमन लाइन ने कट किया है ऐसे, या फिर ऐसे कट किया है। तो यहाँ पर देखो, जैसे अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सीधा कर देती हूँ तो यहाँ इस तरीके से एंगल आएंगे, और इसको अगर मैं सीधा कर देती हूँ तो यहाँ इस तरीके से एंगल आएगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो अल्टरनेट एंगल जैसे 1 2 3 4, इसके बाद 5 6 7 8, तो यहाँ पर ये जो एंगल है 1 3 और यहाँ क्या है 5 7, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया, इधर घिच पिच हो गई है। चलो फिर से देखते हैं एक बार। ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया है कि ये तो होगा 40, ठीक है। यहाँ पर जो अल्टरनेट एंगल हम रख रहे हैं, अगर ये 75 है तो यहाँ पर ये भी क्या होगा, 75 होगा, ठीक है। तो ये 75 है, ये 40 है, और इन तीनों का सम कितना होता है, 180। तो देखो यहाँ 180 किसके बराबर होगा, 75 प्लस 40 प्लस ये जो थीटा है, ठीक है। तो 180 इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 7 8 9 10 11, यानी कि 115 प्लस थीटा। थीटा अगर निकालना है तो 180 माइनस 115 इज इक्वल टू थीटा, सो दैट विल बी 65। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 65 आ गई है, यानी ये होगा 65, ठीक है। तो यहाँ हमने फाइंड आउट कर लिया है वैल्यू, दैट इज 65। तो देखिए इसमें क्या है, आपको दो बातें पता होनी चाहिए थी। सबसे पहले तो जो ट्राइंगल के इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये जो एंगल है 180 का होता है, अगर ये 140 है तो ये 40 बचा है। तीसरी बात आपको पता होना चाहिए कि अगर दो पैरेलल लाइन है उन पर अगर एक कॉमन लाइन आकर के कट करती है तो वहां पर जो अल्टरनेट एंगल बनते हैं वो अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ इस तरीके से हमारा आंसर जो है 65 आ गया है, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे देखते हैं, ये भी जून 2016 का है। क्वेश्चन में दिया है आपको, अच्छा ये क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है जून 2021 में, सेम क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है कि आपके पास ये फिगर नंबर 1 है, इसको अगर कन्वर्ट करना है फिगर नंबर 2 में तो हमें कितने मूव्स करने होंगे। मूव का मतलब क्या है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर फिगर 1 टू फिगर 2। फिगर 1 को फिगर 2 में कन्वर्ट करने के लिए कितने मूव्स करने जरूरी हैं। और मूव्स क्या होते हैं, अ मूव इज डिफाइंड एज रिमूविंग अ कॉइन एंड प्लेसिंग इट सच दैट इट टच द 2 अदर कॉइन्स इन इट्स न्यू पोजीशन। मतलब कॉइन का मतलब है कि एक मूव का मतलब है कि हमें कॉइन को रिमूव करके किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं और वहां वो किसी 2 कॉइन को टच कर रहा है, तो ये एक मूव होता है। अब यहाँ पर हमने लिया है इस तरीके से, तो देख लेते हैं कैसे सोल्व होगा ये क्वेश्चन। यहाँ पर हमें दिया है ऐसे 1 2 3 4 5 और 6 दिया है, इसको सर्कल में करना है। तो देखो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर ये ऑलरेडी इतना सर्कल तो बना हुआ है। अब मैं इसको कैसे और कंप्लीट सर्कल में कन्वर्ट कर सकती हूँ, अगर मैं ये वाला जो कॉइन है इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँ और ये वाला कॉइन थोड़ा सा इधर साइड शिफ्ट कर दूँ यहाँ पर,
तो मुझे ये मिल जाएगा। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 1 वाला है इसको मैं यहाँ उठा करके ले आई हूँ, तो इसको अगर मैं हटाऊँ इधर से, तो जो 1 वाला है ये यहाँ आ गया है, और 5 जो यहाँ पर था ये मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो एक तो मैंने 1 को यहाँ लेके आया है और एक 5 को यहाँ लेके आया है, तो मतलब 2 मूव्स में ही ये जो फिगर है ये इस फिगर में कन्वर्ट हो गया है, तो आंसर विल बी 2। ओके, ठीक है, तो यानी कि ये फिगर 1 है, फिगर 2 है, इसको अगर हमें सर्कल में कन्वर्ट करना है तो इतना तो ऑलरेडी सर्कल बना हुआ है, यहाँ तक तो ये सर्कल ही है, बस हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लेके आ सकते हैं और इसको यहाँ, तो एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ, और ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगेन जून 2016 कहा है आपको कि व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस, सीक्वेंस में नेक्स्ट कौन सा होगा। अब आप देख सकते हैं ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ये सी है, ये डी है, तो आगे क्या आएगा, ऑफ कोर्स ई आएगा, ऐसे। ठीक है, ई आ जाएगा, तो दैट विल बी द राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, दिसंबर 2016, इसमें क्या दिया है आपको, एक यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, द बार चार्ट शो नंबर ऑफ सीट won by 4 political parties in a state legislative assembly, मतलब वहाँ पर वोटिंग हुई है, तो बार चार्ट की हेल्प से शो किया है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है पार्टी और यहाँ ये दिया है सीट का नंबर, तो टोटल अगर हम देखें, ये पार्टी 1 मान लेते हैं, ये 2, ये 3 और ये 4, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो 1 फर्स्ट पार्टी है उसको 50 सीट मिली है, सेकंड को 35, थर्ड को 20 और 4 को 35। ठीक है, तो यानी टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है इधर, 50 और 55 और 35, एक बार इनको ऐड कर लेते हैं ताकि हमें टोटल नंबर ऑफ सीट पता लग जाए। तो ये है 50, 55, 50, 55 और 35। एक 140। ठीक है, 5 5 10 0 1 5 5 10 और 11 12 13 14। ठीक है, 140। 140 क्या है यहाँ पर टोटल सीट है। ठीक है, और पार्टी कितनी है, 4 है। अब आपको इसे एक पाई चार्ट में असेंबल करना है, ये पाई चार्ट दिए हैं, बताना है कि कौन सा जो है कौन सा पाई चार्ट इस चीज को डिफाइन करता है। तो देखिए पाई चार्ट में क्या होता है, जैसे मानिए आपके पास यहाँ ये एक पाई चार्ट है, ऐसे ये पाई चार्ट है, इस पाई चार्ट में हम वो एरिया ज़्यादा रखते हैं जिसका नंबर ज़्यादा है। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये वाला जो है यहाँ पार्टी 1 है, ये पार्टी 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो यहाँ टोटल कितना है, 140 है। 140 में से अगर बात करें तो 50 क्या है, ए को मिला है, यानी 50 का नंबर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन पूरा हाफ में तो नहीं होगा। 140 का हाफ कितना है, 70। अगर एक को 70 मिलते तो हम इसको टोटल हाफ कर सकते थे, लेकिन अब देखो 70 किसी के पास नहीं है, 50 है, तो हाफ से थोड़ा सा कम हम इसको रखेंगे, हाफ से थोड़ा सा कम रखेंगे। ठीक है, तो ये हाफ है और इसको थोड़ा कम कर, अरे भाई बिल्कुल बीच में करो, इन द सेंटर, इस तरीके से यहाँ। ठीक है, तो ये किसके लिए है, फर्स्ट पार्टी के लिए है जिसके पास 50 सीट आई हैं, इसका एरिया ज़्यादा रहेगा। इसके बाद हमारे पास कितना बचा है, 35 एक, 35 एक, मतलब 2 हमें सेम एरिया रखने पड़ेंगे सेकंड के लिए और फोर्थ के लिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं ऐसे करूँ और ऐसे करूँ, तो मैंने तो यहाँ पर इक्वल ड्रॉ किया है, थोड़ा बहुत ऐसे, ये क्या है, बिल्कुल बराबर है यहाँ पर। तो ये 35 के लिए है, ये 35 के लिए है और ये हो जाएगा 20 के लिए। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो जाता है उतना ही एरिया बढ़ा देते हैं पाई चार्ट के अंदर। अब यहाँ पर देखो आप, जो फर्स्ट ग्राफ है, फर्स्ट ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि एक के पास बिल्कुल हाफ है। अब टोटल कितना है, 140 है टोटल, 140 का हाफ मतलब 70। तो क्या किसी के पास यहाँ 70 सीट है, नहीं है, तो ये ग्राफ जो है गलत दिखा रहा है,
ये ग्राफ हमें बता रहा है कि किसी एक के पास पूरे आधे नंबर हैं, लेकिन किसी के पास भी आधा नहीं है, आधे से भी कम है, तो ये ग्राफ हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड ग्राफ हमें बता रहा है कि चारों जो पार्टी हैं चारों को सेम सीट मिली है, तो ये भी गलत है, अलग अलग है, एक को 50 है, 35 है, 20 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये वाला ग्राफ देखो क्या बता रहा है, मानो अगर मैं इसको 50 मान लेती हूँ, ठीक है, ये कम है तो इसको 20 मान लेती हूँ, लेकिन ये 35 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा दिखाया गया है और ये इसके कंपेयर में छोटा है, तो यहाँ पर दो ऐसे हैं जो बिल्कुल बराबर हैं, तो पाई चार्ट में दो ऐसे होने चाहिए जिनके पास बिल्कुल बराबर हिस्सा हो। तो यहाँ पर देखिए इसमें ये 50 है, ये 35 है, ये भी 35 है, और ये क्या है, ये 20 हो गया है। मतलब इस ग्राफ को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मेरे पास देखो टोटल 140 है, टोटल कितना है 140 है, तो ये ग्राफ लिया मैंने इस तरीके से, पाई चार्ट कितना है 140 है, यानी 70 में अगर करूं तो मैं इस तरीके से आ जाएगा, मतलब यहाँ कितना है 70, यहाँ भी कितना है 70, तो इसको मैं बिल्कुल हाफ कर देती हूँ, मतलब ये कितना है 70 और ये भी कितना है 70, अब इसको मैंने हाफ कर दिया है, तो यानी 35 यहाँ, 35 यहाँ, ये 70 में से 50 रखना है तो इधर करके ये 20 हो जाएगा और ये हो गया है 50, तो ये हमारा जो चार्ट है ये सही हो जाएगा, जो कि सेकंड हमें बता रहा है, तो दैट विल बी द राइट आंसर। ओके, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप ऐसे क्वेश्चन एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे और पेपर में अगर ऐसा आएगा तो आप कभी भी गलत नहीं करके आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आया हुआ है जून 2023 शिफ्ट 2 के अंदर। इन अ क्यू ए स्टैंड्स 14th फ्रॉम द फ्रंट एंड बी स्टैंड 17th। एक बार चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, पढ़ते रहेंगे और इसको लिखते रहेंगे। देखिए इसमें क्या कहा है कि हमारे पास एक रो है और उस रो में जो है इस तरीके से यहाँ ये रो है, ये रो है, और इसमें बताया है कि जो A है स्टैंड्स 14th फ्रॉम द फ्रंट, ये फ्रंट ले लिया है हमने, और ये है यहाँ इस रो का बैक एंड। तो इसमें क्या लिखा है कि जो A है वो अगर फ्रंट से बात करें तो 14th पर है, तो मानो यहाँ से लेकर के ये मान लेते हैं 14th है, तो 14th पर कौन है, A खड़ा है, ओके। एंड B 17th फ्रॉम द लास्ट, B कहाँ है, लास्ट से अगर काउंट करें 1 2 3 4 5, तो लास्ट यहाँ 17th पर कौन है, 17th पर है B। चलिए ठीक है, आगे लिखा है C इज एग्जैक्टली एट द मिडल ऑफ द क्यू विद 16 persons बिहाइंड हिम। मतलब जो C है बिल्कुल इस लाइन का अगर मैं मिडल लेती हूँ तो ये कहाँ है, इस पर कौन है, इस पर है C, यहाँ पर है C, और ये इस लाइन का बिल्कुल बीच का हिस्सा, यानी इससे पहले भी बराबर है उससे बाद में भी बराबर है। आगे लिखा है और जो ये C है इज एग्जैक्टली एट द मिडल ऑफ द क्यू एंड 16 person बिटवीन हिम एंड A, मतलब A और C के बीच में कितने पर्सन हैं, कितने हैं इसके बीच में है 16, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी पर्सन आर बिटवीन B एंड C, अब आपको ये वाला फाइंड आउट करना है कि यहाँ कितने पर्सन हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को फिर हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए C और A के बीच में कितने हैं, 16 है, ये खुद 14th पर है, यानी इससे पहले कितने होंगे, इससे पहले होंगे 13। हम कह रहे हैं कि एक लाइन है उसकी 14th पोजीशन पर A है, तो मतलब A से पहले कितने हैं, 13 है, तो A से पहले 13 है। क्वेश्चन में मेंशन है कि A और C के बीच में कितने हैं, 16 है, तो अगर मैं C और फ्रंट की बात करूं तो कितने होंगे, 13 ये हुए हैं, 16 क्वेश्चन में मेंशन है, और एक ये A भी तो है, देखो ये क्या लिखा है कि A से पहले कितने हैं, 13, A भी तो है बीच में, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी C और फ्रंट में कितने हैं, 13, 16 और 1, यानी कि कितना हो गया 30। यानी मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने हैं, 30 बंदे हैं, 30 बंदे हैं। और क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि C क्या है, बिल्कुल मिडल में है, यानी अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 30 हैं
तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी तो 30 होंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी 30 होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि बिल्कुल बीच में है ये। तो अब हमें फाइंड आउट करना है सी और बी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 30 है। और अगर मैं इस कंप्लीट में से इतना माइनस कर दूं तो ये निकल आएगा। टोटल कितना है, 30, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 17। तो माइनस करेंगे, सो दैट विल बी 13। तो यानी बी और सी के बीच में कितने हैं, 13 है। ठीक है, सो द थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2019 का क्वेश्चन है, ये भी वेन डायग्राम का है, बेहद ही आसान है। अमंग द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट वुमेन, मदर्स, ह्यूमन बींग्स। इनमें से कौन सा ग्राफ है जो इन तीनों चीजों को बता रहा है? तो सबसे पहली बात तो देखो, जितनी भी वुमेन होती है वो सब क्या है, ऑफ कोर्स ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग है, तो सब ह्यूमन बींग है। इनमें से कुछ क्या है, कुछ होती हैं अगर मैं इस ग्राफ को एक बार मतलब वेन डायग्राम को ड्रॉ करूं तो फिर मैं आपको बता पाऊंगी। एक मिनट रुकिएगा, वेट अ मिनट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये जो सर्कल है ये हमें बता रहा है अबाउट द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब देखो कोई भी विमेन हो वो ह्यूमन बीइंग तो है ही, आइदर वो सिस्टर है, मदर है, और गर्ल है, स्टूडेंट है, जो भी है, मतलब ह्यूमन बीइंग तो वो है। तो ह्यूमन बीइंग का सबसे बड़ा सर्कल हमने बनाया है। ह्यूमन बीइंग में से कुछ क्या होती हैं, विमेन होती हैं, और उनमें से भी कुछ क्या है, मदर है। तो ये सर्कल जो है इन चीज़ों को डिफाइन कर रहा है। देखो यहाँ पर इस सर्कल में क्या बताया है, मानो अगर मैं इनमें से इस सर्कल को मान लेती हूँ कि ह्यूमन बीइंग के लिए है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि केवल इतना ही पार्ट, बस केवल इतना ही पार्ट क्या है, अगर मैं इसको लेके चलूँ कि ये मदर है और इसको मैं लेके चलूँ कि ये विमेन है, तो ये क्या बता रहा है कि केवल ह्यूमन बीइंग का बस इतना ही ह्यूमन बीइंग्स होती हैं मदर, बाकी और क्या है, सभी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, उनमें से कुछ विमेन है, मतलब सभी ह्यूमन बीइंग में से कुछ विमेन है और विमेन में से कुछ मदर्स है। सो दैट विल बी द राइट वेन डायग्राम। ओके, आई होप ये क्वेश्चन में समझा पाई हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2015 का ये क्वेश्चन है। क्या दिया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड इज अ हिडन नंबर based on which you should arrange them in a descending order, pick the correct answer। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है कि सबसे पहले आपने सबसे बड़ा रखा है और फिर आप घटते क्रम में जा रहे हैं, यानी सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। और आई डिसेंडिंग ऑर्डर, और अगर आई असेंडिंग तो मतलब पहले आपको सबसे छोटा रखना है, फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। लेकिन यहाँ आपसे पूछा है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले ई को देखते हैं। ई में कौन सा हिडन नंबर छिपा है, वर्ड, वर्ड इज अ हिडन नंबर। कौन सा हिडन नंबर छिपा है, देखो अगर मैं इसको देखती हूँ तो ये क्या है, 0, मतलब इसमें है 0। यहाँ अगर देखा जाए तो FIVE, तो इसमें छिपा है 5। योर सेल्फ, आर सेल्फ, मतलब FOUR, इसमें छिपा है 4। यहाँ अगर बात करें ब्रेक्स इवन, यानी कि SEVEN, 7। ठीक है, यानी जो H है उसमें सबसे बड़ा नंबर है, तो सबसे पहले मैं H को रखूंगी, ये सबसे पहले आएगा। इसके बाद F आएगा, इसके बाद G आएगा, और इसके बाद E आएगा, यानी HFGE। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ओके। देखो यहाँ ये दिया हुआ है असेंडिंग में, यानी कि सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, लेकिन हमसे पूछा क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। जून 2019, इसमें आपको बताया है हाउ मैनी क्वाड्रिलेटरल डज द फॉलोइंग फिगर हैव। इसमें कितने क्वाड्रिलेटरल हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, जिनके पास 4 साइड होती है, आइदर रेक्टेंगल आइदर स्क्वायर।
तो आपको बताना है इसमें कितने रेक्टेंगल और कितने स्क्वायर हैं, दोनों को मिला करके। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ स्क्वायर कितने हैं। तो देखिए स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं। तो ये एक, सेकंड स्क्वायर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7। ठीक है, तो 7 तो ये हो गए हैं। अब देखो ये भी तो एक स्क्वायर है, 8 ये और 9वां हो जाएगा ये, यानी कि इस फिगर में 9 स्क्वायर हैं। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो है ये भी क्या है, एक स्क्वायर है, और ये क्या है, ये भी एक स्क्वायर है। यानी 7 तो ये सिंगल वाले हुए हैं और 2 हुए हैं 4 वाले, तो 9 हो गए, 7 8 9, 9 तो है स्क्वायर। अब बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल क्या होते हैं, जिनकी 4 साइड होती है लेकिन चारों बराबर नहीं, मतलब 2 बराबर होती हैं, 2 बराबर नहीं होती। देखो जैसे कि यहाँ बात करें, एक ये हो जाएगा, दूसरा ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। तो 4 तो ऐसे हो गए हैं, हॉरिजॉन्टली हमने देखे हैं। 4 ऐसे भी तो हो सकते हैं। एक, इसको मैं अलग कलर से लेती हूँ, देखो एक, 1 2 3 4, 4 तो हमने ऐसे देख लिए हैं, 1 2 3 और 4। अब वर्टिकली देखते हैं, 1 2 3 और 1 4। तो 4 इस तरीके से है, 4 इस तरीके से है, यानी रेक्टेंगल हो गए हैं 8। इसके बाद देखिए ये तो लिया है हमने 2 2 साइड का, एक बार 3 का भी लेके देखते हैं। 3 का देखिए कितना आ जाएगा, ये भी तो एक रेक्टेंगल है, 3 का जो है, और एक 3 का ये है, यानी 2 ये हो सकते हैं। ये भी रेक्टेंगल है जो कि 2 है, तो कितना हो गया अभी 19। ठीक है, तो इसमें 19 क्वाड्रिलेटरल है। सो द थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वैसे तो आसान होते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पता कोई एक और हो, 2 और हो, 3 और हो। तो जितना भी लगता है करते निकालते जाओ, फिर भी श्योरिटी नहीं होती कि क्या पता एक और छिपा बैठा हो। लेकिन फिर भी आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। 19 विल बी द आंसर। दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है, आपसे पूछा है हाउ मेनी स्क्वायर्स। आपको बस यहाँ स्क्वायर बताना है, रेक्टेंगल नहीं बताने हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। 1 2 3 4, 4 यहाँ है, 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 1 2 3 4, यानी 4 4 4 4 4, 20 तो हो गए हैं ये जो हमने 1 1 के लिए हैं, यानी ये ऐसे 1 2, तो ये क्या है 20 है। इसके बाद देखो हम 4 4 के ले सकते हैं, ये भी तो एक स्क्वायर है, ठीक है, और ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, और ये बीच वाला भी एक स्क्वायर है, यानी 1 2 3 4 5, तो 5 ये हो गए हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें और भी बन सकते हैं, देखो कैसे। अगर मैं नंबरिंग हटा दूं इधर से, तो ये कितने थे, ये 5 हुए थे। और देखिए रेड कलर से लेते हैं, यहां हमने कुछ तो बना लिए हैं, देखो ये भी तो एक स्क्वायर है, ये भी है, ठीक है, अच्छा ये भी है, और ये भी है, मतलब 1 2 3 और 4, तो 4 ये हैं, तो कितने हो गए हैं 29 हो गए हैं, 29 हो गए हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। इसमें हमने एक ये लिया है, ठीक है, एक ये लिया है, एक ये हुआ है, और एक ये हुआ है, ठीक है।
29 विल बी द आंसर। 20 तो 1 1 वाले हुए हैं और बाकी 9 हुए हैं ये 4 4 वाले। तो यहाँ 20 + 9 = 29। सेकेंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। यहाँ आपको बताना है नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल, मतलब स्क्वायर नहीं होना चाहिए, रेक्टेंगल आपको बेसिकली यहाँ बताने हैं। तो रेक्टेंगल की अगर बात करें तो देखिए, करते हैं काउंट, नेट से देख लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ एक रेक्टेंगल, 2 और 3 4 5, तो 5 तो हो गए हैं ये इस तरीके से। ठीक है, 1, अच्छा 1 मिनट रुको, देखो फिर से करते हैं। 1, ठीक है, 2 3 4 5 और 6 तो हो गए हैं ये, हमने एक यहाँ मिस कर दिया था। ठीक है, 6 तो हो गए हैं ये। इसके बाद अगर बात करें, अब लेते हैं 3 3 का। देखो हम 1 1 का तो ले नहीं सकते क्योंकि 1 1 का तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है नॉन स्क्वायर, तो 1 1 का तो हम नहीं ले सकते हैं। 2 बॉक्स का लेंगे तो रेक्टेंगल बनेगा। तो 2 बॉक्स का भी हमने करके देखा, 6 आए हैं। 2 बॉक्स से कितने आए टोटल, 6 आए हैं। अब 3 की बारी है, अब 3 करके देखते हैं। तो 3 में 1 2 और 3, तो 3 3 क्या आए हैं, 3। क्या 4 4 का भी हो सकता है, हाँ 4 का 1 हो सकता है, बस ये है 4 का। ठीक है, तो यानी 1 यहाँ ऐसे। क्या और कोई बन सकता है, नहीं। ठीक है, बस इतना रहेगा। 6 7 8 9 और 1 10, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, मैं फिर से काउंट कर लेती हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6 तो ये हो गए हैं। 2 2 का जो हमने किया है। 3 3 का देखें तो 1 2 और 3 हो गए हैं। और 4 4 का तो बस एक ही हुआ है जो कि ये है, तो 10 हो जाएगा। 10 विल बी द राइट आंसर। नो 10, हाँ। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2019, in a race 5 drivers were in the following situation. M was following V. जो M है वो V को फॉलो कर रहा है। M was following V, यानी M कहाँ है, V के पीछे है। फॉलो करना मतलब उसके पीछे है। तो एक कंडीशन तो बताई है ये वाली। ठीक है, R was just ahead of T. R was just ahead of T, यानी R कहाँ है, T के आगे है। तो R यहाँ है और T यहाँ है। तो फर्स्ट कंडीशन ये बताई है, सेकंड कंडीशन ये बताई है। थर्ड में क्या दिया है, एंड K was the only one between T and V. T और V के बीच में केवल K है, यानी T और V के बीच में कौन है, के बीच में K है, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो V के पीछे कौन है, M, ऐसे, और T के आगे कौन है, R। तो मतलब ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, आपसे पूछा है हु वाज इन द सेकंड प्लेस एट दैट इंस्टेंट। यहाँ सेकंड प्लेस पर कौन है, तो वैसे तो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन कंफ्यूजन होता है कि सेकंड पे इसको रखें या सेकंड पे इसको रखें। तो ये देखो यहाँ पहले ही मेंशन किया है कि ये रेस लगी हुई है, तो रेस में सेकंड पोजीशन पर कौन होते, जैसे हम इस तरीके से भाग रहे हैं, तो इधर से फर्स्ट, जो सबसे आगे है वो फर्स्ट, उसके पीछे सेकंड, फिर थर्ड। तो अगर ये एक रेस है तो सेकंड पर टी होगा। अगर ये रेस नहीं होती, बस एक लाइन रहती, अगर वो बोलते कि एक लाइन है, तो हम वी को बोलते हैं एट द सेकंड पोजीशन। लेकिन क्योंकि ये रेस है तो यहाँ एम फॉलो कर रहा है वी को, वी के को, के टी को और टी आर को, तो सेकंड पर कौन है, टी है। ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, यहाँ तक
कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2019 का ही है। ऑफ 3 चिल्ड्रन उमा प्लेज ऑल 3 क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी। यहीं पर लिख लेते हैं, हमारे पास 3 गेम है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। अच्छा, जो भी कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें डेटा थोड़ा सा ज़्यादा है तो कभी भी बिना लिखे उस क्वेश्चन को सोल्व मत करना, या तो आप कंफ्यूज हो जाओगे या तो आप सोल्व नहीं कर पाओगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसमें ठीक यही रहेगा कि आप डेटा को लिख लें फिर क्वेश्चन को आराम से सोल्व करें। तो यहाँ पर हमें 3 गेम दिए हैं, तो लिख लीजिए आप क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी। उमा के बारे में बताया है कि उमा क्या करती है, प्लेज 3 ऑफ क्रिकेट, मतलब वो तीनों खेलती है, क्रिकेट भी खेलती है, फुटबॉल भी खेलती है और हॉकी भी खेलती है। इसके बाद जो इकबाल है, प्लेज क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल। तो इसके बाद दिया है इकबाल, इकबाल क्या करता है, केवल क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल नहीं खेलता, और हॉकी के बारे में हमें कुछ बताया नहीं है कि खेलता है या नहीं खेलता है, तो इसको डैश कर देते हैं। इसके बाद जो तरुण है, तरुण क्या करता है, हॉकी खेलता है लेकिन ना ही तो फुटबॉल खेलता है ना ही क्रिकेट खेलता है। तो तरुण क्या करता है, हॉकी खेलता है, ना ही फुटबॉल खेलता है और ना ही क्रिकेट खेलता है। तो ये डेटा हमारे पास है। अब द नंबर ऑफ गेम्स प्ले बाय एटलीस्ट 2 ऑफ द चिल्ड्रन, इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि मुझे बताइए, क्वेश्चन ने पूछा है कि बताना है कौन सा गेम है जो कि एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन खेलते हैं। एटलीस्ट मतलब अगेन आपको लोअर लिमिट दी है कि ऐसा गेम बताना है जिसको 2 तो खेलते ही हैं, 2 से ज़्यादा भी खेल सकते हैं लेकिन 2 तो खेलते ही हैं, तो ये बताना है आपको। तो देखो, अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट को भी 2 खेल रहे हैं, उमा और इकबाल। हॉकी की बात करें तो हॉकी को भी 2 खेल रहे हैं, उमा और तरुण। फुटबॉल की बात करें, देखो फुटबॉल में केवल एक ही खेल रहा है, उमा, इकबाल नहीं खेल रहा है, तरुण नहीं खेल रहा है, लेकिन हमें कहा है एटलीस्ट 2 पूछा है, तो ये केस हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यानी क्रिकेट ऐसा गेम है जिसको 2 खेल रहे हैं, हॉकी भी ऐसा गेम है जिसको 2 खेल रहे हैं, यानी कि 2 गेम ऐसे हैं जिसको एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन खेल रहे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा द सेकेंड ऑप्शन। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। जून 2023 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, अ पैलिंड्रोमिक इज अ वर्ड दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड लेवल इज अ पैलिंड्रोम, मतलब पैलिंड्रोमिक एक ऐसा वर्ड होता है जिसको अगर हम आगे से रीड करते हैं या पीछे से तो सेम पढ़ता है। जैसे कि लेवल दिया है आपको, आप अगर यहाँ से पढ़ते हैं तो LEVEL, यहाँ से पढ़ते हैं तो फिर LEVEL, सेम आता है। इफ वी आर अलाउड टू कंस्ट्रक्ट वर्ड दैट नीड नॉट हैव एनी मीनिंग, then in how many different way can we construct a 5-letter palindrome using the English alphabet। यानी कि आपसे कहा है कि अगर आपको इंग्लिश के सारे अल्फाबेट दे दिए जाएं, कितने होते हैं, वही 26 होते हैं, और आपको एक 5 लेटर का पैलिंड्रोम बनाना है जिसका कुछ मीनिंग हो या ना हो, बस आपको बनाना है कि वो पैलिंड्रोम होना चाहिए। तो यहाँ पर कितने चांस हैं, कितना पॉसिबिलिटी यहाँ होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक 5 लेटर का बॉक्स बना लेते हैं, इस तरीके से। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। हमें कैसा वर्ड बनाना है जो स्टार्टिंग से LEVEL, ठीक है, ये हमें ऐसा वर्ड बनाना है, मतलब सेम नहीं, लेकिन इसका मतलब अगर यहाँ से रीड करें तो भी और यहाँ से रीड करें तो भी। हमारे पास कितने अल्फाबेट हैं, 26 हैं। तो देखो बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करते हैं। आप बैठे हो और आपको जो है ऐसे वर्ड बनाने हैं, और आपके पास कितने ऑप्शन है, 26 ऑप्शन है। तो फर्स्ट में आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई भी वर्ड आप बना सकते हैं। तो आपके पास स्टार्टिंग में रखने के लिए 26 चांस है। आप A भी रख सकते हैं, B भी, C भी, D भी, ऐसे 26 के 26 आप रख सकते हैं। तो यहाँ हमने 26 रख दिया है, ठीक है। 26 का मतलब है कि आपने एक बार 1 रखा, फिर 2, एक बार आपने A रखा, फिर B, फिर C, फिर आप 26 रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ इसकी बात करूँ तो क्या आपके पास यहाँ चांस है कुछ रखने के लिए? कुछ नहीं है। मानो आपने अगर यहाँ A रख दिया है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ तो आप B भी रख सकते हैं, C भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने A रख दिया है तो यहाँ आप A ही रखेंगे। यहाँ आपके पास कोई चांस नहीं है, यहाँ आपको A ही रखना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ B रखा है तो यहाँ आपको B ही रखना पड़ेगा। यानी यहाँ तो आपके लिए 26 है,
लेकिन यहाँ केवल 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें L अगर हमने यहाँ रखा है तो हमें यहाँ भी L ही रखना है। तो यहाँ तो हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ रखने के बाद यहाँ फिक्स हो जाएगा, दैट इज 1। तो ये हमारा एक हो गया है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ सेकंड की, कि सेकंड कॉलम में क्या आएगा, तो आपने अगर 26 यहाँ रखे हैं तो यहाँ भी आप 26 रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? देखो क्वेश्चन में 2 तरीके होते हैं। एक आपको बताया जाता है कि रेपिटेशन अलाउड है या नहीं है। जैसे अगर आपने फर्स्ट कॉलम में ए रख दिया है तो क्या सेकंड में भी आप ए रख सकते हैं, या आप सेकंड में ए नहीं रख सकते? अगर आप सेकंड में ए नहीं रख सकते तो इसका मतलब है आपको रेपिटेशन अलाउड नहीं है। और अगर आप सेकंड में भी ए रख सकते हैं, फर्स्ट में भी आपने ए रखा है, तो मतलब आपको रेपिटेशन अलाउड है। अब क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं है कि रेपिटेशन है करना है या नहीं, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है यहाँ पर जो रेपिटेशन है वो अलाउड है। ये बाय डिफॉल्ट केस रहता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर भी हमें अलाउड है, हम रख सकते हैं। तो अगेन यहाँ 26 रखेंगे, यहाँ फिर से 1 हो जाएगा, यहाँ भी 26 रख सकते हैं। तो अगर रेपिटेशन अलाउड है तो हमारा इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। यानी जो हमने यहाँ रखा है वही हमें यहाँ रखना पड़ेगा, जो यहाँ रखा है वही हमें यहाँ रखना पड़ेगा। यहाँ हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे देखो यहाँ L है तो यहाँ भी L है, यहाँ E है तो यहाँ भी E है, यहाँ कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये केस रहेगा। और इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कह दिया जाए रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो फिर क्या होगा? फिर आप यहाँ 26 रखेंगे। जब आप यहाँ रखने चलेंगे तो आपके पास आप एक नहीं रख पाएंगे। जैसे आपने यहाँ ए रख दिया है, तो अब आप यहाँ ए नहीं रख सकते, यहाँ बी रख सकते हैं, सी रख सकते हैं, बाकी 25 रख सकते हैं, लेकिन आप ए नहीं रख सकते। तो यहाँ 25 आ जाता है। यहाँ की बात करें तो आपने अगर यहाँ ए रख दिया है, यहाँ बी रख दिया है, तो यहाँ आप ए नहीं रख सकते, बी नहीं रख सकते, इसके अलावा आप कुछ भी रख लेंगे। तो यानी यहाँ पर आपके पास 24 हो जाएगा, फिर 1 और फिर 1। अगर रेपिटेशन अलाउड है तो ये रहेगा, नहीं है तो ये रहेगा। तो क्वेश्चन में देखो 26, 26, 26, दैट विल बी द आंसर। और अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं होता तो ये आंसर हो जाता हमारा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। December 2015, let m and n be 2 positive integers such that m plus n plus mn is equal to 118। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। देखो यहां आपको दिया है कि m प्लस n प्लस mn is equal to 118। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है? नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन होते हैं वैसे तो आसान रहते हैं, लेकिन तरीका आपको पता होना चाहिए। मतलब देखो जैसे यहाँ ये क्वेश्चन है, अगर आप सोचें आपने कभी नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप सोच सोच के मतलब पागल हो जाएंगे, आपको कुछ हल नहीं मिलेगा कि कैसे करना है। इसका तरीका ही अलग है। देखो किस तरीके से, अगर मैं दोनों साइड 1 ऐड कर देती हूँ। अब आप कहेंगे क्यों, हमें कैसे पता लगेगा कि 1 ऐड करना है? तो इसी चीज़ में आपके PYQs हेल्प करते हैं। अब आप मानो ये क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं कि +1 यहाँ कर दे, +1 यहाँ कर दे। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा, आप तुरंत ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आप ये अप्लाई करके देखेंगे कि क्या ऐसे हो सकता है। तो इस तरीके से PYQs हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने +1 कर दिया है, +1 कर दिया है, तो अब हम इसका आंसर करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये +1 हो गया है और ये भी क्या है, m प्लस n प्लस mn प्लस 1 और ये हो गया है 118। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ ये आ गया है, तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो देखिए, अगर मैं ऐसे कर लूँ m प्लस mn प्लस n प्लस 1 इज इक्वल टू 119 हो गया है। अब देखो अगर मैं यहाँ m कॉमन लेती हूँ तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस n और यहाँ क्या है प्लस n प्लस 1, ठीक है, और इधर हो गया है 119, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये आ गया है n प्लस 1 और ये भी क्या है n प्लस 1 है। तो इस तरीके से हम कैसे सोल्व कर सकते हैं कि ये m आया है, इसको n प्लस 1 और प्लस n प्लस 1 है। तो अगर मैं इसको भी ब्रैकेट में करके और यहाँ अगर n प्लस 1 को कॉमन ले लेती हूँ
तो n+1 और मतलब यहाँ बचेगा m और यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 1, ये आ जाएगा। और ये क्या आया है 119 आया है। आई होप यहाँ तक चीजें समझ आई हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो जो 119 है उसके हम फैक्टर कर लेंगे। अगर 119 को डिवाइड करने की बात आए तो 17 × 9 अगर आप देखते हैं तो 119 आ जाएगा। ये क्या है, इसके स्पेशल फैक्टर्स हैं जिससे कि इसको डिवाइड कर सकते हैं। यानी 119 17 से डिवाइड हो सकता है और 7 से डिवाइड हो सकता है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ रखूँ n+1 m+1 इज इक्वल टू 119, मतलब n+1 मल्टीप्लाई m+1 क्या हो जाता है 119 आ जाता है। तो यहाँ देखिए n+1 m+1 और इसका वैल्यू क्या है 17 × 7, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई हमें क्या रिजल्ट देती है 119, इन दोनों की मल्टीप्लाई हमें क्या रिजल्ट देती है 119। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n+1 क्या है 17, m+1 क्या है 7, ठीक है। क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई हमें सेम रिजल्ट देती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो मतलब इसका बराबर है 17, इसका बराबर है 7। तो यहाँ अगर मैं n की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो दैट विल बी 16, मतलब माइनस में चला जाएगा, और m विल बी 6। क्वेश्चन में क्या पूछा है m+n, तो m कितना आया है 6, n कितना आया है 16, दैट विल बी 22। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो तरीका देखो थोड़ा अलग है, और ये तरीका आप कब सीख पाएंगे, यदि आप ऐसे क्वेश्चन को कई बार सोल्व करते हैं तो आपको ये तरीका याद हो जाएगा। फिर अगर आपको क्वेश्चन में अभी यहाँ 118 दिया है, सपोज 120 दे सकते हैं, 122 दे सकते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जून 2019 में है 4 एजेंट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा 3 हैव टू बी सेंट टुगेदर ऑन अ मिशन। एक मिशन है जिस पर हमें 3 को साथ में भेजना है, और है कितने 4 हैं, अल्फा है, बीटा है, गामा है और डेल्टा है। इन चारों में से किसी 3 को, कोई भी 3 हो सकते हैं, उनको साथ में भेजना है एक मिशन के लिए। अल्फा कहता है कि मैं बीटा के साथ नहीं जाऊंगा, अल्फा ने क्या कहा कि मैं बीटा के साथ नहीं जाऊंगा, मतलब लिख लेते हैं अल्फा और बीटा का अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएं तो ये मना कर देते हैं कि मैं अल्फा के साथ नहीं जाऊंगा, बीटा कह रहा है कि मैं अल्फा के साथ नहीं जाऊंगा, अल्फा कह रहा है मैं बीटा के साथ नहीं जाऊंगा। चलो ठीक है। बीटा एंड गामा कैन नॉट गो टुगेदर, बीटा और गामा साथ नहीं जाना चाहते, यानी बीटा और गामा ये साथ में नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। गामा और डेल्टा साथ में नहीं जाना चाहते हैं, यानी गामा और डेल्टा साथ में नहीं जाना चाहते हैं। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड, यानी फिर इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। हमें किसी 3 को साथ में भेजना है, तो देखो अल्फा कहता है बीटा के साथ नहीं जाऊंगा, ठीक है, मतलब अल्फा को अगर हम अल्फा के साथ में भेजना चाहते हैं तो बीटा तो नहीं जाएगा, चलो गामा को रख लेते हैं, ठीक है, अल्फा और गामा, और डेल्टा का बन सकता है। लेकिन अभी हमने देखा है कि गामा और डेल्टा नहीं जा रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा। अब अगर मैं बीटा को भेजना चाहूँ तो बीटा गामा के साथ नहीं जाता है, लेकिन डेल्टा के साथ जा सकता है, ठीक है, मैंने डेल्टा रख लिया है। अब यहाँ कौन बचा, गामा और अल्फा। अगर मैं यहाँ अल्फा रखती हूँ तो बीटा अल्फा के साथ नहीं जाता, और अगर मैं यहाँ गामा रखती हूँ तो डेल्टा गामा के साथ नहीं जाता, तो ये कॉम्बिनेशन भी नहीं होगा। अब अगर मानो मैं यहाँ डेल्टा लेके चलती हूँ और डेल्टा किसके साथ नहीं जाता, गामा के साथ, तो मैंने यहाँ रख दिया है बीटा। अब मैं यहाँ या तो अल्फा रख सकती हूँ या तो गामा रख सकती हूँ, अगेन वही दिक्कत आएगी, बीटा अल्फा के साथ नहीं जा रहा है, गामा डेल्टा के साथ नहीं जा रहा है। तो इनके नखरे इतने हैं कि ये मिशन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अल्फा बीटा के साथ नहीं, बीटा गामा के साथ नहीं, गामा डेल्टा के साथ नहीं, कोई 3 भेजने हैं, तो कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा जिसमें कि 3 जा सके इनमें से। तो इसलिए द मिशन इज इम्पॉसिबल, मिशन कभी होगा ही नहीं। फोर्थ विल बी द राइट आंसर, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर खुद से भी ना देखें तो ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। जैसे लिखा है एनी 3 एजेंट कैन बी सेंड, किसी 3 को हम भेज सकते हैं, भाई नहीं भेज सकते, कोई ना कोई टक्कर में आता ही है कि हम इसके साथ नहीं जाएंगे। अल्फा, डेल्टा और एनी 1 आउट ऑफ बीटा
एंड गामा, मतलब अल्फा ले रहे हैं और डेल्टा ले रहे हैं, और इनमें से बीटा और गामा कोई भी आ सकता है, बीटा और गामा। देखो अगर बीटा रखूंगी तो अल्फा मना करेगा, गामा रखूंगी तो डेल्टा मना करेगा, यानी ये नहीं हो पाएगा। थर्ड में लिखा है बीटा गामा, मतलब बीटा रख लिया है और गामा रख लिया है, और अल्फा में से और डेल्टा में से रखो, अल्फा और डेल्टा रखते हैं तो अल्फा बीटा के साथ नहीं, डेल्टा गामा के साथ नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो ये जो हमारा मिशन है ये ही इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ विल बी द राइट आंसर। दिसंबर 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी नंबर सिस्टम से है और परफेक्ट स्क्वायर के बारे में पूछा है, यानी इन तीनों में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए एक टेबल आपको याद करनी होगी। दो प्लेस होते हैं यूनिट और टेंस, यानी कि जैसे आपको ऐसे दिया है 100 दिया है या फिर 101 दिया है, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, और ये जो होता है इसको बोलते हैं टेंस डिजिट, ये जो होता है इसको बोलते हैं 100। यहाँ अगर कुछ होता है तो उसको बोलते हैं 1000, ठीक है। तो आपको बस ये दो याद रखनी है अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो यूनिट पर क्या आना चाहिए, मतलब अगर कोई एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अच्छा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे 4 की अगर बात करें तो 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 2 का, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 3, क्या 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है। देखो 2 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 4, 3 का क्या है, 6, तो 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो अगर कोई वर्ड, कोई डिजिट परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके यूनिट पर क्या आना चाहिए, 0 या तो 1 या तो 4 या तो 9 या तो 6 या तो 5, इनसे अलग अगर कोई भी आया है तो मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब यहां बात करें टेंस डिजिट की, टेंस डिजिट की अगर बात करें तो देखो अगर यहाँ 0 है तो यहाँ 0 ही होना चाहिए, तब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 2 होना चाहिए, अगर यहाँ 6 है तो कोई भी ओड हो सकता है, ओड नंबर, और अगर 1 है तो कोई इवन नंबर चलेगा, 4 है तो इवन चलेगा, 9 है तो इवन चलेगा, ठीक है। ये टेबल आपको लर्न करनी है फॉर द परफेक्ट स्क्वायर। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर हमें दिया है 267510, मतलब यूनिट डिजिट पर क्या आना चाहिए, यूनिट पर आ सकता है 0149655, मतलब यूनिट तो सबका क्वालिफाई हो रहा है कि ठीक है 6 भी आया हुआ है, 5 भी आया है, 0 भी आया है, लेकिन अभी हम पढ़ के आए हैं अगर यूनिट पर 0 है तो 10 पर भी 0 होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अगर 6 दिया है तो 6 की जो 10 डिजिट है उसमें ओड नंबर आना चाहिए, ओड जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये क्या है, देखो ये तो इवन है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर 5 है तो उससे पहले क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, उससे पहले 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दे दिया है, यहाँ 7 दिया है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी ये तीनों ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फोर्थ विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 2023 केमिकल साइंस का क्वेश्चन है, डिवाइडिंग 60 बाय हाफ एंड एडिंग हाफ ऑफ 40 इल, मतलब कि अगर मैं 60 को डिवाइड करती हूँ किससे, हाफ से, हाफ क्या होता है, हाफ होता है 1/2, हाफ क्या होता है 1/2 होता है हाफ, तो 60 को मैं डिवाइड कर रही हूँ हाफ से, यानी 60 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 1/2 से, तो क्या आ जाएगा, ये आएगा, देखो इधर ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि 60 × 2/1, यानी कि 120। इसके बाद उसमें ऐड करना है हाफ ऑफ 40, 40 का हाफ कितना होता है, 40 का हाफ होता है 20, तो उसमें 20 ऐड करना है, दैट विल बी 140। क्या ये हार्ड क्वेश्चन है, और देखो अभी रिसेंट 2023 का ही है, कितना आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ गड़बड़ कहाँ हो सकती थी। 60 को डिवाइड करना है हाफ से, आप क्या करते तुरंत 60 लिखते और नीचे 2 यानी कि 30, 40 का हाफ कितना होता है 20 यानी 20, 50, और देखो कितने तेज होते हैं CSR वाले, 50 बिल्कुल स्टार्टिंग में दिया है, आप पूरे खुश हो जाओगे कि हाँ आंसर आ गया है बस, और 50 आपने क्लिक कर दिया और आपका आंसर गलत, ठीक है। तो क्वेश्चन को वही थोड़ा ध्यान से पढ़ना है
और ध्यान से देखकर ही सॉल्व करना है। ऐसे उछल मत जाना कि ठीक है आंसर आ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो जो आंसर आ सकता है, मतलब गलत होने पर जो आंसर आ सकता है वो सबसे पहले आपको दे के रखेगा ऑप्शन में सबसे ऊपर, ताकि आप नीचे तक जाए ही नहीं कि ये भी हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ 60 को हाफ से डिवाइड करना है, यानी 60 को हाफ से डिवाइड करना है, तो ये आ गया है 120। और फिर हमें 40 का हाफ लेना है। 40 को हाफ से डिवाइड नहीं करना है, 40 का हाफ लेना है। 40 का हाफ होता है 20, तो दैट विल बी 140। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ओके। December 2016, in how many ways can the letter of the word chance be arranged? हम इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं चांस को? इसको निकालने का तरीका क्या होता है? देखो, जितने भी आपको वर्ड दिए हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ आप 6 रखेंगे, लेकिन बराबर नहीं, ऐसे रखते हैं 6। ठीक है, और अगर कोई रिपीटेशन है तो उससे डिवाइड कर देंगे। कितना रिपीट हुआ है यहाँ केवल सी का रिपीटेशन हुआ है, तो 2 बार रिपीट हुआ है, तो आप उसको इस तरीके से रखेंगे। दैट इज द वे। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि जो वर्ड है आप उसको कितने तरीके से अरेंज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ कितना दिया है 1 2 3 4 5 6 दिया है, तो 6 आ जाएगा। और रिपीटेशन हुआ है, हाँ हुआ है, सी का हुआ है 2 बार, तो आप 2 रखेंगे। जैसे अगर मैं एक वर्ड लूँ NITIN, ठीक है, तो यहाँ अगर इसको अरेंज करने के लिए कहा जाए तो देखो कितने वर्ड है 1 2 3 4 5, तो ऊपर आप रखेंगे 5। और रिपीटेशन है, हाँ बिल्कुल है, आई का है और एन का है। कितनी बार? 2 बार, तो आप इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे रखना होता है। लेकिन यहाँ केवल सी का रिपीटेशन हुआ है 2 बार, तो आपने बस ये 1 बार रखा है। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है? सोल्व करने का तरीका है कि अगर यहाँ 6 करके इस तरीके से दिया है, तो उसका मतलब है 6 5 4 3 2 1। और यहाँ क्या दिया है? यहाँ दिया है 2, यानी 2 और 1। तो अगर यहाँ होता 4, ऐसे करके 4 होता, तो इसका मतलब है 4 3 2 1। ठीक है, और अगर यहाँ दिया होता 3, तो इसका मतलब है 3 2 1। ठीक है, ओके। अब हमें ये निकला है, तो ये इससे ये कट हो जाएगा। हमारे पास बचा है 6 5 4 3 और 2। इसको सोल्व करेंगे। अच्छा 2 नहीं है, 2 कैंसिल आउट हो गया है, ये बचा है, तो सोल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा 5 6 30 4 3 12, तो कितना आएगा 360। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा द थर्ड ऑप्शन 360। ओके, बस आपको इसमें चेक करना है कि कोई रिपीटेशन तो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाउ मेनी क्वेश्चन लेफ्ट? ओके, बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं। दिसंबर 2016। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? थोड़ा इधर करके देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है OA, OB, OC आर रेडियाई ऑफ द क्वार्टर सर्कल शोन इन द फिगर। AB इज ऑल्सो इक्वल टू द रेडियस। यानी कि यहाँ पर ये जो दिया है आपको, ये O है, ये OA बराबर है OB के और OC, और इन्हीं के बराबर है AB। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द एंगल OCB। OCB यानी आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, C वाला। ठीक है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इसके लिए कुछ बातें आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, मेरे पास अगर एक ट्रायंगल है ऐसे, और इस ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर हैं, तो इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इससे फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर तीनों साइड बराबर हैं, तो ये तीनों एंगल भी बराबर होंगे। और ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, तो 180 है, उसको 3 में डिवाइड कर लीजिए, 60 60 60, यानी ये एंगल भी कितना होगा 60, ये भी कितना होगा 60, और ये भी कितना होगा 60। तो ये होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल।
और अगर कोई ट्राइंगल है और उसके जो है दो साइड बराबर है, मतलब मानो ये बराबर है और ये है, तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि जो अपोजिट साइड के एंगल है वो बराबर हो जाएंगे, जैसे कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। नहीं, एक मिनट, ये नहीं, अपोजिट जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि ये और ये वाला एंगल बराबर, अपोजिट साइड के जो एंगल है वो बराबर रहते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो, अगर ये और ये बराबर है तो इसका मतलब हुआ कि हमारा ये जो ट्राइंगल है, ये और ये इक्विलेटरल है, तो ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है, ठीक है। और देखो इसमें क्वेश्चन में दिया है कि ओ ए भी क्या है, ओ ए भी ए बी के बराबर है, ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू द रेडियस, मतलब ये और ये चारों रेडियस हैं तो बराबर होंगी, तो ये भी बराबर है। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल की अगर बात करें जो दूसरा है, ये कौन सा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो मतलब इसमें जो अपोजिट एंगल है दिस वन और ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करें, पहले इसको देख लेते हैं। ये जो एंगल है ये वाला, ये तो 90 है, साफ दिखाई दे रहा है, ये क्या है 90 है, तो 90 में से अगर ये 60 है तो ये कितना होगा 30 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये जो पूरा है ये कितना है 90 है, 90 में से अगर ये 60 है ऊपर वाला तो ये कितना होगा 30 होगा। और ये दोनों साइड अगर बराबर है तो देखो अपोजिट एंगल जो है यानी ये और ये बराबर होंगे, इसको x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखो इसमें क्या है कि ये हमारे पास जो ट्राइंगल है इसमें, इस ट्राइंगल में बताया है ये दोनों बराबर हैं, तो जो अपोजिट एंगल है ये और ये बराबर होंगे, तो ये भी x और ये 30 अभी हमने फाइंड आउट किया है। तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, तो 180 इज इक्वल टू 30 प्लस x, ठीक है। तो 180 इधर ही आएगा तो 30 माइनस में और ये हो जाएगा 2x। 80 में से 180 में से 30 गए 150 इज इक्वल टू 2x, x फाइंड आउट करना है तो 150 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 75। तो मतलब ये एंगल कितना है 75 है, ये एंगल कितना है ये 75 है, ठीक है। तो ये भी 75 है, ये भी 75 है और ये 30 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा द सेकेंड ऑप्शन। ओके, चलिए आगे। जून 2019 अगेन नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कैसे होते हैं, अगर आपने पहले ऐसा क्वेश्चन ट्राई नहीं किया है तो आप नहीं कर पाएंगे इसको। इसमें आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, इन चारों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अच्छा, क्या ये दिखाई दे रहा है, ओके ठीक है। तो यहाँ 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 5 की कितने दिए हैं, 5 की कितनी दी है 50, 40, 30, 20, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इन चारों में से पूछा है सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखो अगर हमें इनको चारों को देखना है तो इनमें से या तो हम इनका बेस जो है वो बराबर कर लें या तो उनकी जो पावर है इनको बराबर कर लें। कोई एक फैक्टर तो बराबर करना होगा, तभी हम देख पाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पर जो पावर है उसमें कुछ सिमिलैरिटी है, उसको बराबर कर लेते हैं। तरीका, अच्छा आपको तरीका सीखना है कि ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो किस तरीके से सोल्व करने हैं। ये मत सोचना कि ये कैसा नया तरीका है, अगर आएगा तो कैसे करेंगे, बस ये वे एक बार सीख लो आप। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप फिर सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर 2 की पावर 50 है तो इसका मतलब क्या है 2 5 इंटू 10 बराबर 3 4 इंटू 10, बिल्कुल 4 3 इंटू 10 5 2 इंटू 10। इसके बाद देखिए तरीका है कि 2 की पावर 5 की पावर 10,
3 की पावर 4 की पावर 10, 4 की पावर 3 की पावर 10, 5 की पावर 2 की पावर 10। अब हमने इन सब की पावर जो है बराबर कर ली है, 10 10 10 10। अब हम जो अंदर है, इसके ब्रैकेट के अंदर है, इसको सोल्व करेंगे। तो अगर आप 2 को 5 टाइम रखते हैं, यानी 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा 32। 32 की पावर है 10। ये कितना आया है, 3 को रखना है 4 टाइम, तो 3 3 9 और 27 81। सो 81 की पावर 10। अब 4 के लिए 64 की पावर 10 और 5 के लिए 25 की पावर 10। अब हमने ये बिल्कुल बराबर कर लिया, सबकी पावर बराबर है। अब जिसका बेस बड़ा होगा वो ही जो सबसे बड़ा होगा। तो पावर देखिए, बेस पावर तो बराबर है, सबके 10 10 है। बेस किसका बड़ा है, बेस बड़ा है ये 81 सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर ये वाला जो है ये लार्जेस्ट होगा, दिस विल बी द लार्जेस्ट वन। ठीक है, तो 3 की पावर 40 इज द लार्जेस्ट। ये कहाँ दिया है, सेकंड में। सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो दिस इज द वे टू सोल्व दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। जून 2019 का क्वेश्चन है, इन द गिवन सर्कल थीटा इज द सेंटर। अच्छा, ये जो है ये सेंटर है। PAQ इज 40 डिग्री, ये 30, आउटर एंगल AOB इज 220। आपको बताना है, क्या बताना है इसमें, अच्छा इसमें AQB यानी कि ये बताना है, ये बताना है। तो देखो इसके लिए आपको याद रखना होगा कि मानो हमारे पास कोई एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और ये सर्कल का जो है सेंटर है। तो ये एक आर्क है जहां से मैं इसमें ऐसे एंगल बनाती हूँ, दिस वन। ठीक है, ये, और मानो ये क्या है, ये मान लेते हैं x है। ठीक है, या फिर मानो ये जो है x है। ठीक है, अगर सेम यहीं से ही मैं इसके सर्कमस्टेंस पे लगाती हूँ, मतलब ये जो इसकी पेरीमीटर है इस पर अगर कोई एंगल लगाती हूँ तो ये इसका हाफ होगा, यानी ये x/2 होगा। ये थ्योरम है जो आपको याद रखनी है। या फिर अगर आप ऐसा करते हैं कि यहाँ से कहीं पर भी अगर आप एंगल बनाते हैं ऐसे, तो ये भी क्या होगा, x/2 होगा। अगर आप ऐसे करते हैं तो ये भी x/2 होगा। आई होप आप समझे इस बात को, फिर से बता देती हूँ। सर्कल में सेंटर लिया है, इसकी जो आर्क है, आर्क क्या होता है, कोई भी एक सेगमेंट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक सेगमेंट है तो ये इसका आर्क है। तो अगर किसी आर्क से मैं एक एंगल बनाती हूँ, तो मानो ये अगर x है, तो सेम आर्क से अगर मैं एंगल बनाती हूँ इसके पेरीमीटर पर, ये तो कहाँ पर, सेंटर पर बनाया है, अगर ऐसे करती हूँ तो ये हाफ हो जाता है x/2। अब चाहे आप इसको ऐसे कर लो, ये भी x/2 होगा, या आप इसको ऐसे कर लो, ये भी x/2 होगा। ठीक है, तो इस डायग्राम में इसमें जो आपको एंगल दिए हैं वो कुछ ऐसे ही हैं। एक बार मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये वो आर्क है जहाँ से हमने एंगल बनाया है, तो ये वाला बना है सेंटर पे, क्वेश्चन में क्योंकि मेंशन है ओ क्या है, सेंटर है, तो यहाँ बना है। और सेम आर्क से ये बना है इसके पेरीमीटर पर, यहाँ से और ये भी, यानी कि जितना भी एंगल ये होगा, अगर ये x है तो ये x/2 होगा, ये भी x/2 होगा। ठीक है, अब इसके लिए बस हमें जानना पड़ेगा कि ये x क्या है। ठीक है, इसके लिए बस हमें ये x पता होना चाहिए क्या होगा। हमें x पता लग जाए तो इसका हाफ करके हम ये एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो देखिए, इसमें जो एक सर्कल होता है इस तरीके से, ठीक है, इसका ये जो एंगल है पूरा, ये कितना होता है, ये होता है 360। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है कंप्लीट कितना है, 360 है। 360 में से ये ऊपर वाला कितना है, ये है 220, यानी कि टोटल है 360।
इसमें से ये 220 है, तो अगर 360 में से मैं 220 माइनस कर देती हूँ तो ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल कितना है, टोटल है 360। 360 में से ये कितना है, ये है 220, तो माइनस 220 माइनस करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 0 4 1, यानी ये एंगल कितना आया है, ये आया है 140। तो अब अगर ये 140 है तो ये क्या हो जाएगा 70, ये भी क्या हो जाएगा 70। हमसे पूछा है ये वाला एंगल, सो द 70 विल बी द आंसर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है और ये कहाँ से आया है, ये अगेन मीन से आया है। जो क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में किया था मीन, वहीं से ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपको बिल्कुल उसी तरीके से सोच समझ के इस क्वेश्चन को करना है। चलिए देखते हैं कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें दिया है द मीन ऑफ अ सेट ऑफ 10 नंबर इज m, by combining with it a second set of m numbers the mean of the combined set become 10, what is the sum of the second set of number। मतलब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, आपके पास एक नंबर ऑफ सेट ऑफ नंबर है, कितने नंबर है 10 है और उनका मीन कितना है m है। फिर आपके पास एक दूसरा सेट ऑफ नंबर है जिसमें m नंबर है और उनका मीन कितना है, उनका मीन है 10। अब आपने इन दोनों को जोड़ दिया है, जोड़ने के बाद आपसे पूछा है कि ये सम क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। देखो आपको एक सेट दिया है जिसमें 10 नंबर है और उनका मीन क्या है m है, और सेकंड सेट में क्या है m नंबर है, उनका मीन 10 है। उन दोनों को आपने जोड़ दिया है, तो ये जो सेकंड सेट है उनमें इनका सम कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर द मीन ऑफ सेट ऑफ 10 नंबर, हमारे पास 10 नंबर हमें नहीं पता वो क्या है, तो उसको x मान लेते हैं। यानी कैसे, x1 x2 x3 और कब तक है, x10 तक है और उनका मीन कितना है m है। तो मीन हम कैसे निकालते हैं, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ दीज नंबर एंड नंबर ऑफ दीज। तो सम क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 करते करते जाएंगे कब तक, प्लस x10 तक। और ये नंबर कितने हैं, ये 10 है। तो ये आ गया है हमारा फर्स्ट सेट और m मीन क्या है इसका, m है। तो ये तो है हमारे पास जो हमारा फर्स्ट सेट था, ये हो गया है। सेकंड सेट की बात करें तो कितने नंबर हैं, m नंबर है, उनका मीन 10 है। तो देखो सेकंड सेट की बात करते हैं तो y मान लेते हैं, y1 y2 y3 और कहाँ तक है ये है ym तक, क्योंकि लिखा है बाय कंबाइनिंग विद अ सेकंड सेट ऑफ m नंबर्स, तो ये m तक है। तो इसका मीन क्या है, मीन दिया है इसका 10 दिया है। तो देखो नहीं एक मिनट, बाय कंबाइनिंग विद द सेकंड सेट ऑफ m नंबर्स द मीन ऑफ द कंबाइंड सेट, मतलब कंबाइन करने के बाद 10 आता है। तो ये हमने कंबाइन कर दिया है, इसका नंबर कितना है, m है। तो ये हमारे पास दो सेट हो गए हैं, एक ये है और एक ये है। अब इन दोनों को कंबाइन करना है। अब देखो कंबाइन करने पे क्या है कि ये है हमारा m, यहाँ क्या था ये x1 प्लस x2 और कहाँ तक है, ये है x10 तक। ठीक है, इसमें कंबाइन किया है यानी कि हमने ये सेट भी कंबाइन कर लिया है, दैट इज y1 प्लस y2 और ये कहाँ तक है, ये है ym तक। ठीक है, और ये कितने थे, ये थे यहाँ पर 10, इनका नंबर कितना है 10 है और इस सेट का नंबर कितना है m दिया है। और अब इस पूरे सेट का जो मीन है वो कितना है 10 है, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। देखो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, हमारे पास एक सेट ऑफ 10 नंबर था, हमें नहीं पता वो नंबर कौन से, तो उनको हमने x माना है, x1 x2 x3 करते हुए हम x10 तक चले गए हैं और इनका मीन क्या है, इनका मीन है m। मतलब मेरे पास ये एक सेट है। दूसरा सेट क्या है जिसमें m नंबर हैं, उनका मीन नहीं बताया है, बस नंबर बता दिए हैं, m तक है, तो y1 y2 y3 ym तक। अब हमने ये सेट इस सेट के अंदर कंबाइन कर दिया है। तो ये हमारे पास फर्स्ट सेट था, इसका नंबर कितना था 10, ये सेकंड सेट है उसका नंबर कितना है m, और इसको कंबाइन करके जो मीन आया है वो
10 आया है। ठीक है, अब इसको सोल्व करने की बारी है। अब इस 10 प्लस m को हम उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x1 प्लस x2 और ये कहाँ तक है, x10 तक है। ठीक है, फिर इधर क्या है, प्लस y1 y2 एंड सो ऑन। और अब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो 10 की मल्टीप्लाई 10 में होगी तो यानी 100 हो जाएगा, और 10 की मल्टीप्लाई m में होगा तो यानी कि प्लस 10m हो जाएगा। ठीक है, और देखो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो देखो हमने ये पूरा सेट लिया था, अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10m इज इक्वल टू ये पूरा नंबर, और ये पूरा नंबर ही यहाँ पर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10m हो जाएगी, प्लस ये पूरा सीक्वेंस y1 प्लस y2 वाला है, और यहाँ क्या आया है 100 प्लस 10m आया है। 10m से ये 10m चला गया, यानी ये क्या आ गया, इसके बराबर आ गया। हमसे क्वेश्चन में भी तो ये पूछा है कि जो सेकंड सेट है उसका मतलब सम कितना है। सेकंड सेट ये है, इनका सम यानी प्लस कर दिया है सबको, ये कितना आया है, 100 आया है। सो दैट विल बी द आंसर। बस थोड़ा यहाँ से चीज़ें कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगेन आप इसको सोल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। जून 2021 शिफ्ट 1 का है, मैरी एंड माइक आर मैरिड। एक बार इसको लिख लेते हैं, यहाँ इसके ऑप्शन है, क्या है कि माइक और मैरी क्या है, मैरिड है, तो यहाँ लिख लेते हैं मैरी, मैरी और यहाँ माइक। ठीक है, जॉन इज मैरीज ब्रदर, ये इसका भाई है जॉन, एंड डॉगलेस इज द माइक्स ब्रदर, इसका भाई है डॉगलेस। ठीक है, इन अ गैदरिंग ऑफ 2 चिल्ड्रन ऑफ मैरी एंड माइक, इन दोनों के दो चिल्ड्रन हैं, और 3 ऑफ जॉन, जॉन के 3 हैं, डॉगलेस के भी 2 हैं, यानी गैदरिंग हुई है जिसमें 2 बच्चे मैरी और माइक के हैं, 3 जॉन के हैं और 2 डॉगलेस के हैं। आपसे पूछा है द नंबर ऑफ फर्स्ट कजिन पेयर इज, मतलब देखो फर्स्ट कजिन क्या होते हैं, सिबलिंग्स चिल्ड्रन, मतलब ये देखो मैरी का सिबलिंग कौन है, जॉन, माइक का सिबलिंग कौन है, डॉगलेस है, इनके जो बच्चे हैं आपस में वो क्या होंगे, फर्स्ट कजिन होंगे। ठीक है, जैसे ये 1 है तो मान लेते हैं कि 1 2 और 3, ये क्या है, इस 2 है तो मान लेते हैं A और B, इसके भी 2 है तो मान लेते हैं रोमन में 1 और 2। तो फर्स्ट कजिन क्या होते हैं, सिबलिंग्स के जो बच्चे हैं। तो देखो मैरी का सिबलिंग कौन, जॉन, तो यानी ये वाला पेयर A विद 1 ये फर्स्ट कजिन है, A विद 2 फर्स्ट कजिन है, A विद 3 फर्स्ट कजिन है। फर्स्ट कजिन क्या होते हैं, सिबलिंग्स के बच्चे। मैरी का सिबलिंग कौन है, जॉन है, तो इनके बच्चे आपस में क्या होंगे, फर्स्ट कजिन होंगे। तो A का 1 एक पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर। अब अगेन B विद 1, B विद 2, B विद 3, तो 3 ये हो गए हैं। तो यानी यहाँ पर 6 पेयर ऐसे आए हैं जो फर्स्ट कजिन के हैं, और A और ये भी तो फर्स्ट कजिन होंगे क्योंकि इसके पापा और डॉगलेस क्या है, सिबलिंग्स है, तो इनके बच्चे भी क्या होंगे, फर्स्ट कजिन होंगे। यानी A विद 1 और A विद सेकंड, 2 पेयर ये, B विद 1 फर्स्ट पेयर, B विद सेकंड पेयर, यानी 4 यहाँ, तो 6 पेयर यहाँ, 4 पेयर यहाँ, यानी 10 पेयर यहाँ ऐसे बने हैं जो कि फर्स्ट कजिन है। क्या 1 और ये 1 ये फर्स्ट कजिन है, नहीं, क्योंकि यहाँ जॉन और डॉगलेस सिबलिंग्स नहीं है, तो इनके बच्चे फर्स्ट कजिन नहीं है। तो 1 और ये 1 ये पेयर फर्स्ट कजिन नहीं होगा, 2 और ये 2 ये फर्स्ट कजिन नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ 6 यहाँ और 4 यहाँ, यानी कि 10 क्या है, 10 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। जून 2023 केमिकल साइंस का एक क्वेश्चन है, दिया है ABCD, यहाँ आपको ABCD करके दिया है, और क्वेश्चन में, ठीक है क्वेश्चन आगे भी है ये, ABCD, C इज द शॉर्टर बट स्मार्टर, यानी यहाँ 2 फैक्टर लिए हैं, एक हाइट को लेकर के है
और एक स्मार्टनेस को लेकर के है, एक हाइट को लेकर के है, एक स्मार्टनेस को लेकर के है। अब देखो यहाँ पर हाइट है और ये है स्मार्टनेस। तो हाइट की बात करें तो देखो क्या लिखा है, C इज शॉर्टर देन D, यानी C क्या है, D से हाइट में छोटा है। तो C शॉर्टर है तो हम कैसे लिखेंगे, C क्या है, छोटा है, ऐसे लिख ले। मतलब कि देखो D के साइड ये बड़ा है तो ये D हाइट में बड़ा है, C छोटा है। बट स्मार्टर देन D, लेकिन D से स्मार्ट है। तो अब की बार D यहाँ आएगा और C आएगा यहाँ। देखो इसका मतलब समझो कैसे लिखा है मैंने, जिसके साइड ये ओपन है मतलब वो बड़ा है, या तो स्मार्ट ज़्यादा है या तो हाइट में ज़्यादा है। तो क्वेश्चन में मेंशन है कि C क्या है, छोटा है D से, तो D की साइड हमने ओपन अप कर दिया है और C की साइड हमने क्लोज रखा है। लेकिन C क्या है, स्मार्टर है, तो इसलिए C की साइड यहाँ ओपन अप रखा है। इसके बाद B इज टॉलर देन D, जो B है वो टॉलर है किससे, B इज टॉलर देन D। अच्छा एक मिनट, क्या लिखा है, B इज टॉलर देन D, मतलब अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो कि यहाँ D है और D क्या है, C से हाइट में बड़ा है, लेकिन D से बड़ा कौन है, B, तो ये मैंने यहाँ B रख दिया है। ठीक है, अभी समझ आया। देखो इसमें क्या लिखा है, C इज शॉर्टर देन D, C क्या है, छोटा है D से, तो इसलिए मैंने C को सबसे इधर रखा है, फिर D, और D से भी टॉलर कौन है, B है। बट नॉट स्मार्टर देन D, लेकिन D से स्मार्ट नहीं है, लेकिन D से क्या है, स्मार्ट नहीं है, मतलब स्मार्ट कौन है, D ज़्यादा स्मार्ट है एज कम्पेयर टू B। तो इसको भी अगर थोड़ा मैं एडजस्ट कर दूं तो क्या आ जाएगा, C और D। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, बट नॉट, किसके बारे में बात हो रही है, B के, B बट नॉट स्मार्टर देन D, लेकिन D से ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, यानी कम स्मार्ट है, तो यहाँ आ जाएगा B। आगे देखिए, A इज नॉट टॉलर देन C, जो A है वो C से बड़ा नहीं है, मतलब C से छोटा है, तो A आएगा यहाँ पर। बट स्मार्टर देन C, लेकिन C से ज़्यादा स्मार्ट है, तो A को हम रखेंगे यहाँ पर। देन अमंग देम, इनमें से बताइए कौन सा सही है। तो देखो हमारे पास ये पैटर्न बना है, यानी हाइट में सबसे बड़ा कौन है, B, फिर D, फिर C, फिर A। स्मार्टनेस की बात करें, सबसे ज़्यादा स्मार्ट कौन है, A, फिर C, फिर D, फिर B। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, A इज द शॉर्टेस्ट देन B इज द लीस्ट स्मार्ट, यानी A सबसे छोटा है और B सबसे कम स्मार्ट है। तो देखो A सबसे छोटा है बिल्कुल, और B सबसे कम स्मार्ट है बिल्कुल, तो यानी कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमारा सही हो जाएगा। सेकंड में लिखा है B इज शॉर्टेस्ट, B क्या है, सबसे छोटा है, लेकिन B सबसे बड़ा है हाइट में, और C इज द लीस्ट स्मार्ट, यानी कि C सबसे कम स्मार्ट है, लेकिन C सबसे कम नहीं, सेकंड नंबर पर है, तो ये स्टेटमेंट हमारा जो है गलत हो जाएगा। थर्ड में लिखा है B इज द शॉर्टेस्ट, B शॉर्टेस्ट नहीं है, C इज द शॉर्टेस्ट, C सबसे छोटा है, ऐसा नहीं है, A सबसे छोटा है, C तो सेकंड नंबर पे है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए तो हमने जितने भी क्वेश्चन करने थे पार्ट ए के लिए, ठीक है, पार्ट ए के लिए दिसंबर 2023 में हमने ये लास्ट क्वेश्चन करने थे, हमने कर लिए हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत सारा ऑल द बेस्ट है आपको इस पेपर के लिए और पेपर में पार्ट ए के क्वेश्चन के लिए। देखो यहाँ मैं फिर से आपको बता देती हूँ, पार्ट ए के क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। इसके लिए पर्टिकुलर टाइम भी रखना है और ये टारगेट भी लेके चलना है कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो आप सोल्व करें ही करेंगे, वो भी सही करेंगे। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो पार्ट बी और सी में आपकी अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो वो पार्ट ए के नंबर से कोप अप हो जाएगी, ठीक है। तो ये जरूरी है कि आप पार्ट ए के क्वेश्चन को करके आएँ। और अभी भी आपके पास 2-3 दिन बाकी हैं, तो आप अभी भी अपने पार्ट ए को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने काफ़ी पार्ट कर लिया है, थोड़ा बहुत बचा है, तो अभी भी काफ़ी टाइम है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।